हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसी में से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में 10 क्वेश्चन बताऊंगा। और इसके बाद यदि आप लोग इस वीडियो पर 40 लाइक कर देंगे तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है हमारी। तो आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 40 लाइक इस वीडियो को पहुंचाना है, तभी अगला वीडियो आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पादप आनुवांशिक संसाधन को परिभाषित कीजिए। पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो पादप होता है, प्लांट होता है, प्लांट का जो जेनेटिक रिसोर्सेस होता है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, उसको परिभाषित करना है और इसके संरक्षण की विधि बताना है, कंजर्वेशन की विधि को बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको बोला जाता है शॉर्ट में पीजीआर बोला जाता है, पीजीआर, जिसका मतलब होता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं क्या होता है यह। तो पादप आनुवांशिक संसाधन या पीजीआर जीन, जीनोम और जीवित पौधों की सामग्री, उसमें जंगली और कृषि दोनों पौधे आते हैं, ठीक है, को दर्शाते हैं, जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पादप आनुवांशिक संसाधन जीन, जीनोम और जीवित पौधों की सामग्री को दर्शाते हैं, जिसका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, औषधीय विकास, औद्योगिक अनुप्रयोगों और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है जो कि सूखा को सहकर भी, जैसे आम का एक पौधा है, ये सूखे की स्थिति में भी बहुत, जब सूखा पड़ता है उसके प्रति सहनशील होता है, उस समय भी आम का जो फल है उसको देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका जो जीन है, इसके कुछ अंश जो हैं उसको स्टोर करके रखेंगे बाद में प्रयोग के लिए, तो उसी को बोलते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट का जेनेटिक कुछ भाग जो है उसको हम लोग रख लेंगे आगे यूज में लेने के लिए। ठीक है, यही यहाँ पर बोल रहा है कि पादप आनुवांशिक संसाधन जीन, जीनोम और जीवित पौधों की सामग्री को दर्शाता है, पौधों की कोई सामग्री हो उसको दर्शाता है, जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, औषधीय विकास, औद्योगिक अनुप्रयोगों और विज्ञान अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। यह आनुवांशिक संसाधन पौधों की प्रजातियों और उनकी आनुवांशिक सामग्री के विविध संग्रह को संदर्भित करते हैं। यह आनुवांशिक संसाधन जो होते हैं, यह पौधे की प्रजातियों को और उनकी आनुवांशिक सामग्री के विविध संग्रह को दर्शाते हैं, संदर्भित करते हैं, और फसल सुधार, कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक होते हैं। इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इनके संरक्षण की कुल दो विधियां होती हैं। एक होता है इन सीटू संरक्षण, दूसरा होता है एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक नंबर में पूछ सकता है, याद रखिएगा। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये पौधा है, ठीक है, यह एक पौधा है और इसके आसपास भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन यह एक बहुत अच्छा पौधा है जो कि दवाई के लिए इसका यूज किया जा रहा है, और यह पौधा विलुप्त होने के कगार पे है, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पौधों को हम यहीं पर कंजर्व कर देंगे, यहीं पर संरक्षित कर देंगे। इसको यहाँ इस स्थान को क्या करेंगे, जंगल घोषित कर देंगे। सरकारी मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट होते हैं उसको घोषित कर सकते हैं। उससे यह क्या होगा, पौधा एक जंगल में हो जाएगा, उसका ये पौधा संरक्षित हो जाएगा, मतलब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं इन सीटू संरक्षण। लेकिन यही पौधा जब यहाँ से लेकर जाकर इसके कुछ अंश को दूसरे जगह पर लेकर जाकर रखेंगे तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दूसरे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बगीचा है, ठीक है, 20-50 पौधे हैं, वहां पर बहुत सारे पौधे हो सकते हैं, और वहां पर एक शेर है। ठीक है, अब इस शेर को क्या करना है, कंजर्व करना है। यदि इस शेर को कंजर्व करने के लिए हम यहीं पे जंगल बना दें, इसको जंगल घोषित कर दें उस स्थान को, तो शेर जो है वह जंगल में कंजर्व हो जाएगा। जैसे सफारी हो गया या क्या, एक प्रकार का जंगल, एक जंगल है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इसको फॉरेस्ट घोषित किया है, उसी प्रकार से इसको फॉरेस्ट घोषित कर देगा। तो यह जो शेर है इसी जंगल में घूमेगा, अपना जो स्थानीय वातावरण है, इसका जो प्राकृतिक स्थान वहीं पर रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इन सीटू। लेकिन यदि इसी शेर को लेकर जाकर हम लोग चिड़ियाघर में डाल देंगे और चिड़ियाघर में इसको संरक्षित करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स सीटू। समझ में आया, मतलब जब प्राकृतिक स्थान पर उसके, जहाँ पर उसने अपना जीवन यापन शुरू किया, जहाँ पर वह है, जहाँ पर वह रह रहा है, वहीं पर इसको संरक्षित कर देंगे तो हो जाएगा इन सीटू। वहां से लेकर जाकर चिड़ियाघर में कर दे रहे हैं तो वह क्या जा रहा है, एक्स सीटू। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा।
तो यह जंगली पौधों की प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने पर केंद्रित होता है। जो भी जंगली पौधे की प्रजाति होती है उनको उनके प्राकृतिक आवास जो होते हैं जहाँ पर वह उगे हुए होते हैं वहीं पर संरक्षित करने को बताता है। और या जब प्रजातियों को उनके नेचुरल कंडीशन में कंजर्व किया जाता है, जो इस नेचुरल कंडीशन में वो रहते हैं उसी नेचुरल कंडीशन में उनको कंजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको इन सीटू बोला जाता है। और एक्स सीटू क्या होता है, तो जब विल्ड स्पीसीज को ले जाकर आर्टिफिशियल कंडीशन में इसका स्टोरेज करते हैं तो इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। इन सीटू समझ में आया, जब प्रजातियों को उनके नेचुरल कंडीशन में कंजर्व किया जाता है, नेचुरल कंडीशन में संरक्षित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और आगे देखते हैं एक्स सीटू भी देख लीजिए। यह बीज बैंकों, उत्तकों, संस्कृति संग्रहों और वनस्पति उद्यानों में पीजीआर का संग्रह और संरक्षण होता है। यह पॉइंट नहीं समझा, दूसरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसमें विल्ड स्पीसीज को ले जाकर आर्टिफिशियल कंडीशन में, कृत्रिम वातावरण में इसका स्टोरेज करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यह था आप लोग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होता है, इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रश्न है जीन पूल क्या होते हैं, फसल प्रजनन में जीन पूल के प्रकार बताइए। ठीक है, जीन पूल क्या होता है, फसल प्रजनन में इसके प्रकार बताना है। तो जीन पूल एक निश्चित समय में किसी विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह होता है। ठीक है, जीवों नहीं, जीनों का। ठीक है, तो जीन पूल एक निश्चित समय में किसी विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह है। जीन पूल का उपयोग आमतौर पर किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की आबादी को, यहाँ पर पौधों की आबादी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जीन पूल परिभाषा में आबादी में सभी जीन और जीन के संयोजन शामिल होते हैं। जीन पूल शब्द में एक ही प्रजाति की आबादी के सभी लोकी में मौजूद जीन के सभी एलील्स का योग शामिल होता है। ठीक है, जीन पूल एक ऐसा शब्द है जिसमें एक ही प्रजाति की आबादी के सभी लोकी में मौजूद जीन के सभी एलील का योग शामिल होता है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि जीन पूल परिभाषा वह शब्द है जिसका उपयोग किसी भी आबादी में सभी जीनों के सेट या आनुवंशिक जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है, वह भी किसी विशेष प्रजाति का। थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। जीन पूल किसी भी प्रजाति या आबादी में मौजूद सभी जीनों का एक समूह होता है। जीन पूल किसी भी प्रजाति या आबादी में मौजूद सभी जीनों का एक समूह होता है। यह आनुवंशिक विविधता का एक माप है जो दर्शाता है कि प्रजाति कितनी अनुकूलनीय और लचीली है। जीन पूल जितना बड़ा होगा और विविध होगा उतना ही बेहतर प्रजाति बदलते वक्त वातावरण चुनौतियों का सामना कर सकता है। जीन पूल कोई पूछा क्या बताएंगे, एक नंबर में पूछ सकता है जीन पूल। तो जीन पूल किसी भी प्रजाति या आबादी में मौजूद सभी जीनों का समूह होता है। जीन पूल किसी भी प्रजाति या आबादी में मौजूद सभी जीनों का समूह होता है। इसके टाइप देखते हैं। फसल प्रजनन में जीन पूल के प्रकार। तो औपचारिक वर्गीकरण की तुलना में हर्लेन और वेट ने प्रत्येक फसल और उससे संबंधित प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए 3 प्रकार के जीन पूल परिभाषित किए हैं, जिनमें पहला है प्राथमिक जीन पूल या प्राइमरी जीन पूल। तो इस पूल के सदस्य एक ही प्रजाति के होते हैं और स्वतंत्र रूप से परस्पर संबंध बना सकते हैं। इस जीन पूल की खासियत यह होती है कि इसमें क्रॉसिंग आसान होता है, अच्छे गुणसूत्र युग्मन के साथ उपजाऊ संकर का उत्पादन होता है और सामान्य जीन अलगा के कारण आसान जीन का स्थानांतरण भी हो जाता है। अगला है द्वितीयक जीन पूल। तो इस जीन पूल में वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो समान नहीं होती लेकिन एक विशेष प्राथमिक जीन पूल से अधिक निकटता से संबंधित होती हैं। ठीक है, इस जीन पूल में वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो समान नहीं होती हैं लेकिन एक विशेष प्राथमिक जीन पूल से अधिक निकटता से संबंधित होती हैं। क्रॉसिंग से संकर पैदा हो सकते हैं लेकिन वे बांझ हो सकते हैं। ठीक है, यदि इनका क्रॉस कराएंगे तो संकर पैदा हो सकता है लेकिन वो बांझ हो सकता है, यानी कम प्रजनन क्षमता और गुणसूत्र युग्मन और जीन पृथक्करण भी खराब हो सकता है। फिर भी यह अभी भी किसी भी प्रकार के संकर का उत्पादन करने की महत्वपूर्ण क्षमता को प्रदान करता है। आगे देखते हैं तृतीयक जीन पूल। तो इस जीन पूल में विचाराधीन जीन पूल से पूरी तरह से अलग प्रजातियां शामिल होती हैं और क्रॉसिंग द्वारा किसी भी संकर के उत्पादन की संभावना बहुत कम या लगभग शून्य हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह जीन पूल का उथला अंत होता है। क्या कहा जा सकता है कि यह जीन पूल का उथला अंत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग लिखना है फसल सुधार में। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि जो फसलों के जीन होते हैं उनको एक डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, इनको उनमें से निकाल कर दूसरे पौधे में डाल दिया जाता है, दूसरे से निकाल कर तीसरे में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से मतलब आदान प्रदान किया जाता है। अभी आगे समझ में आएगा तो देखिएगा।
आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसे जीन प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है, जीव के डीएनए में हेरफेर करने की एक तकनीक है। क्या है? जीव के डीएनए में हेरफेर करने की एक तकनीक है। इसका उपयोग फसलों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि वे अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता और पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि प्राप्त कर सकें। तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको जीन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जीवों के डीएनए में हेरफेर करने की एक तकनीक होती है। इसका उपयोग फसलों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि वे अधिक उपज दे सके, रोग प्रतिरोधी हो सके और सूखा सहनशील हो सके। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अब आगे देखते हैं। तो अभी आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग, सबसे पहले मैंने बताया कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा अनुप्रयोग इनका। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। तो वैज्ञानिक फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित कर सकते हैं जो उन्हें वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। इससे किसानों को कम रसायनों का उपयोग करने और फसल नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, एक ही बात बताऊंगा जल्दी जल्दी। अगला है कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। तो फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा सकते हैं जो उन्हें कीटों से बचाते हैं। इससे किसानों को कीटनाशकों को उपयोग को कम करने और फसल नुकसान को कम करने में मदद मिलता है। मतलब देखिए, एक पौधा रहेगा, एक पौधा यह रहेगा, इस पौधे में कोई कीट नहीं लगेगा, इस पौधे में वो कीट लगेगा, तो इसके जीन को ले जाकर इस पौधे के जीन में डाल देंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसके जीन को इसमें डाल दिया जाएगा। इससे यह पौधा भी कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं वैरायटी। तो कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। तो फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा सकते हैं जो उन्हें कीटों से बचाते हैं। इससे किसानों को कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और फसल नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। आगे है सूखा सहनशीलता में वृद्धि। तो फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा सकते हैं जो उन्हें सूखे की स्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा सकते हैं जो उन्हें सूखे की स्थिति में जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इससे उन्हें क्षेत्रों में कृषि करना संभव हो जाता है। ठीक है, इससे उन क्षेत्रों में कृषि करना संभव हो जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। मतलब पौधे के अंदर सूखा सहनशील पौधे की जो जीन होती है उसको डाल देते हैं। जैसे नागफनी हो गया, इसके जीन को डाल सकते हैं। ठीक है, इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मत समझिएगा कि यही डालेंगे। आगे देखते हैं। उपज में वृद्धि। तो ज़्यादा उपज देने वाली जो वैरायटी होती है, जो पौधा है, उसके जीन को निकाल कर उस दूसरे पौधे के जीन में डाल सकते हैं। तो वैज्ञानिक फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित कर सकते हैं जो उन्हें अधिक उपज उत्पन्न करने में मदद करती हो। इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने में मदद मिल सकती है। आगे पोषक तत्वों में वृद्धि। तो फसलों में ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा सकते हैं जो उनमें विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे लोगों को बेहतर पोषण प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा अभी तक। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेगा, जरूर आएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। इमास्कुलेशन या इसको विपुंसन बोला जाता है। ठीक है, विपुंसन बोला जाता है इसको या इसको नपुंसकता भी बोला जाता है। तो पौधे के विपुंसन का मतलब है किसी फूल के नर भागों को हटाना। मतलब जब कोई फूल होता है, कोई फूल के नर भाग को हटाते हैं, नर भाग को बोला जाता है स्टेम। तो जब किसी फूलों के नर भागों को हटाया जाता है, जिन्हें पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है, तो पुंकेसर परागकोश नामक थैलीय संरचनाओं को सहारा देते हैं जो पराग या पोलन का उत्पादन करते हैं। विपुंसन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फूल स्वपरागण न कर सके। ठीक है, तो इसलिए यह किया जाता है इमास्कुलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। पौधे में विपुंसन का मतलब होता है किसी फूल के नर भागों को हटाना। नर भागों को हटाने का मतलब पुंकेसर को हटाना। किसी फूल से पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया को ही विपुंसन बोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह स्वपरागण न कर सके। ठीक है, क्या न कर सके? स्वपरागण न कर सके। इमास्कुलेशन यदि पूछा तो बताएंगे इमास्कुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें से फूलों के पुंकेसर को हटा दिया जाता है जिससे वह स्वपरागण न कर सके। आगे देखते हैं। पूछा बोला कि विपुंसन क्यों किया जाता है। तो विपुंसन का मुख्य उद्देश्य पौधों में नियंत्रित परागण होता है। ठीक है, पौधे में नियंत्रित परागण होता है। पौध प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग कार्यक्रमों में अक्सर वांछित लक्षण वाली संतति पैदा करने के लिए नियंत्रित परागण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली वैरायटी को तैयार करने के लिए नियंत्रित परागण की आवश्यकता होती है। विपुंसन करके शोधकर्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मादा फूल केवल उस विशिष्ट पराग से परागित होता है जिससे उन्हें चुनना है। ठीक है, जिससे उन्हें चुनना है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन। अब बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो बायोटिक स्ट्रेस मतलब देखिए, एक होता है अजैविक या अबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें सूखा, ठंडा, बाढ़ आदि समस्याएं आती हैं, अम्लता, क्षारीयता। और एक होता है बायोटिक स्ट्रेस जिसमें कीट, रोग, खरपतवार
नेमेटोड इस प्रकार के सूक्ष्म जीव आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैविक तनाव का अर्थ होता है किसी जीवित जीव को या पौधे को अन्य जीवित जीवों के कारण होने वाला नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, किसी जीवित जीव को अन्य जीवित जीवों के कारण होने वाला नकारात्मक प्रभाव को बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस। यह जीव पौधे, जानवर, कवक, जीवाणु, नेमेटोड या खरपतवार हो सकते हैं। जैविक तनाव विभिन्न रूपों में आ सकता है और फसलों, वनों और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं जैविक तनाव के प्रकार। तो पहला है कीट। तो तनावर, इल्ली, टिड्डी जैसे जैसे फलों, सब्जियों, दालों और अनाजों को खाने वाले कीट फसलों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला रोग। तो पौधों को बैक्टीरिया, कवक या वायरस द्वारा संक्रमित किया जा सकता है। इससे पत्तियां झड़ना तथा गलना, उपज में कमी और यहाँ तक कि पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे अंगमारी, फफूंद रोग, विषाणु जनित रोग, ये सब क्या करते हैं, ये सब पौधे को पूरी तरह से मार देते हैं। देखिए हम लोग बायोटिक स्ट्रेस पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं परजीवी या पैरासाइट। तो परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो होस्ट प्लांट जीव पर आश्रित होते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अमर बेल हो गया, गेहूं का रस्ट हो गया, ये सब क्या है, सब बायोटिक स्ट्रेस है। आगे है नेमेटोड। तो इसको सूत्रकृमि बोला जाता है। तो सूत्रकृमि सूक्ष्म कृमि जीव जैसे जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और पौधे की जड़ों को खा सकते हैं। इससे पौधों को स्टैंड ग्रोथ, जो विकास होता है, वह रुक सकता है और उपज में कमी हो सकती है। तो यह क्या है, यह भी एक बायोटिक स्ट्रेस है। आगे देखते हैं बायोटिक स्ट्रेस के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। तो पहला उपज में कमी। तो जैविक तनाव फसलों की उपज को काफी कम कर देता है। अगला गुणवत्ता में कमी। तो कीट या रोग से प्रभावित फसलें खाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं या उनका बाजार में मूल्य कम हो जाता है। अगला है आर्थिक नुकसान। तो जैविक तनाव किसानों के लिए आर्थिक रूप से काफी नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, जो जैविक तनाव होता है किसानों के लिए आर्थिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है। आगे देखते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है संकर बीज उत्पादन में ए, बी और आर रेखा प्रणाली का वर्णन कीजिए। संकर बीज उत्पादन प्रणाली में ए, बी और आर रेखा प्रणाली का वर्णन करना है। ए, बी और आर लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो संकर बीज उत्पादन का ए, बी और आर रेखा प्रणाली एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसका उपयोग उच्च उपज देने वाले संकर फसलों को बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी नामक आनुवंशिकी घटना पर आधारित होती है। यह जो प्रणाली होती है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के ऊपर आधारित होती है। आप लोग प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी, प्लांट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड और जो भी प्लांट ब्रीडिंग मेरे पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ लीजिएगा। यह नहीं कि आगे एक वीडियो आएगा, यदि आप लोग इसको 40 लाइक कर देंगे तो अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं आएगा वीडियो, आप लोग जान लीजिए। तो उसके लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो ए, बी और आर रेखाएं क्या क्या, इनको बदले देखेंगे। सबसे पहले ए लाइन देखेंगे। ए लाइन क्या होता है, तो यह नरबंध या मेल स्टेरिलिटी रेखा होती है। इसके फूल पराग पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके जो फूल होते हैं पराग पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी पौधे के मादा युग्मक सजीव सक्रिय होते हैं तथा उसी पौधे के जब किसी पौधे के पराग कण जो होते हैं वह निर्जीव और निष्क्रिय होते हैं, लेकिन मादा युग्मक सजीव और सक्रिय होते हैं, ऐसे पौधे को मेल स्टेरिलिटी बोला जाता है, नरबंध पौधा बोला जाता है। तो यह इसमें उसी का एक टाइप होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो यह नरबंध रेखा होता है, इसके फूल पराग पैदा नहीं कर सकते। ये रेखा को साइटोप्लाज्मिक जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो पराग कोष के विकास को रोकते हैं। दूसरा होता है बी लाइन या बी रेखा। यह बनाए रखने वाली होती है, ठीक है, यह मेंटेनर लाइन होती है। यह आनुवांशिक रूप से ए रेखा के समान होती है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्मिक जीनों का एक अलग रूप होता है। ठीक है, यह आनुवांशिक रूप से तो ए लाइन के समान ही होती है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्मिक जीनों का एक अलग से रूप होता है जो परागकोष के विकास को रोकता नहीं है। बी रेखा पराग उत्पादन करता है और इसका उपयोग ए रेखा को बनाए रखने के लिए करता है। आगे आर रेखा या आर लाइन। तो आर लाइन यह पुनः स्थभक रेखा होता है, रीस्टोरर लाइन होती है। आर रेखा में एक ही जीन होता है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को दूर कर सकता है। जब आर रेखा के पराग को ए रेखा पर परागित किया जाता है तो संतान उपजाऊ होती है और पराग का उत्पादन कर सकती है। तो जो वैरायटी प्राप्त होती है, जो किस्म प्राप्त होता है, वह क्या होता है, वह फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है और पराग का उत्पादन कर सकता है। तो ये थे ए, बी और आर लाइन प्रणाली। देखेंगे यह कैसे काम करती है। एक चीज के बारे में इतना ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ना ए, बी और आर के बारे में। तो ए रेखा का ए रेखा और बी रेखा और आर रेखा प्रणाली कैसे काम करती है, तो देखते हैं। सबसे पहले ए रेखा।
का बीज उत्पादन। तो बी रेखा के पराग का उपयोग करके ए रेखा के पौधे को परागित किया जाता है। इससे प्राप्त बीज ए रेखा के होते हैं जो नर बंधे होते हैं। ठीक है, क्या बोला कि बी रेखा के जो पराग होते हैं उनका उपयोग करके ए रेखा के पौधे को परागित कर दिया जाता है। इससे जो प्राप्त बीज होता है वह ए रेखा का हो जाता है जो कि नरबंध बीज होता है। ठीक है, इसके बाद संकर बीज उत्पादन। तो ए रेखा के खेत में आर रेखा के पराग को कृत्रिम परागण द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि ए रेखा पराग पैदा नहीं कर सकता तो जो फर्टिलाइजेशन होता है केवल आर रेखा के पराग से ही होता है। इससे प्राप्त बीज संकर बीज होते हैं। ये बीज आनुवांशिक रूप से विभिन्न होते हैं और अक्सर माता पिता की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, अधिक उपज देने वाले या रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, जिससे संकर ओज हाइब्रिड विग्योर के नाम से भी जाना जाता है। आगे ए रेखा का बनाए रखना। तो बीज उत्पादन के अगले चक्र के लिए ए रेखा को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बी रेखा के पराग का उपयोग करके ए रेखा के पौधे को फिर से परागित किया जाता है। ठीक है, ए रेखा जो होती है उसको बनाए रखना होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि बी रेखा के पराग का उपयोग करके पुनः ए रेखा को परागित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक रूप से जनित फसलों के प्रजनन विधियां लिखिए। ठीक है, वानस्पतिक रूप से जनित जो वेजिटेटिव रूप से उनका प्रोपागेटेड हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपागेटेड जो क्रॉप हैं उनके प्रजनन की विधियां लिखना है। तो हम लोग 3-4 विधि के बारे में पढ़ेंगे, तो सब चलिए देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो वानस्पतिक रूप से जनित फसलों में बीजों के बजाय पौधे के विभिन्न भागों जैसे कंद, बल्ब या कॉर्म, राइजोम या कटिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इन फसलों के लिए पारंपरिक बीज प्रजनन विधि कम प्रभावी होती है, क्योंकि बीज जनन में होने वाले लक्षणों का मिश्रण नहीं हो पाता। इसलिए वानस्पतिक रूप से जनित फसलों के प्रजनन के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, वीडियो इसलिए नहीं आया कल, क्योंकि अभी घर पे शादी है, आज भी है, कल भी, मतलब आज भी शादी है, कल भी बगल में था, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं रात से सोया नहीं हूँ 2 दिन से। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा, मैं इतना आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ, 40 लाइक आप लोग पहुँचा दीजिएगा कम से कम, तो अगला वीडियो भी आप लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगा। कोई कैसे भी करके मैं कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं आगे। तो पहली विधि है क्लोनल विधि, क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनल चयन। ठीक है, तो यह सबसे सरल विधि होती है। इसमें मौजूदा किस्मों से श्रेष्ठ गुण दिखाने वाले पौधों का चयन किया जाता है। इन चयनित पौधों को वानस्पतिक रूप से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई करके नई खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह सबसे सरल विधि होती है क्लोनल चयन। अगला है उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इस विधि में रासायनिक पदार्थों या विकिरण का उपयोग करके पौधों में आनुवांशिक उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है। इन उत्परिवर्तनों से कुछ वांछित लक्षण जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या बेहतर उपज प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्परिवर्तित पौधे का चयन कर वानस्पतिक रूप से उनका परिवर्तन किया जाता है। ठीक, उत्परिवर्तित पौधा जो होता है उसका चयन करके वानस्पतिक रूप से उसका प्रोपागेशन किया जाता है। आगे देखते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण। तो यह एक उन्नत टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसमें विभिन्न किस्मों की कोशिकाओं को कृत्रिम रूप से संयोजित किया जाता है। इससे संकर पौधे उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें माता पिता दोनों के वांछित लक्षण पाए जाते हैं। इन संकर पौधों का चयन कर वानस्पतिक रूप से उनका प्रवर्धन किया जा सकता है। तो यह था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और अगला है टिश्यू कल्चर। तो ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग करके रोग मुक्त पौधे और आनुवांशिक रूप से समान पौधे का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। यह तकनीक उन फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जिनमें पारंपरिक वानस्पतिक प्रवर्धन कठिन होता है। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे समझा नहीं रहे हैं भैया, देखिए समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यह सब समझने वाली बात नहीं, सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे जो कि प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से मैं तो बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग प्योर लाइन सिलेक्शन का अपने से पढ़ लीजिएगा, मास सिलेक्शन को पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन को पढ़ लीजिएगा, और भी कुछ प्रश्न जो हैं अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले पेडिग्री मेथड को। तो बहुत शार्ट में हम लोग इसको भी देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं वंशावली विधि। तो वंशावली विधि पौधों की प्रजनन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या है? महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग वांछित लक्षण वाली नई किस्मों को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में कई जनरेशन तक चयन और संकरण किया जाता है, मतलब कई बार इनमें सिलेक्शन किया जाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, इसीलिए इसको वंशावली चयन बोला जाता है। तो इसके विभिन्न चरणों को चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल लाइन, जो पैतृक रेखाएं होती हैं, जो पुरानी रेखाएं होती हैं, उनका चयन किया जाता है। तो पहले चरण में उन पौधों का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण जैसे उच्च उपज आ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है या बेहतर गुणवत्ता वाला हो, तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद
संकरण किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। चयनित माता पिता पौधों का परस्पर परागण कराया जाता है। इससे संतान पीढ़ी F1 प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, F1 पीढ़ी में क्या होता है, माता पिता जो होते हैं उनके लक्षणों का मिश्रण हो जाता है 50-50%। आगे देखते हैं, सिलेक्शन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 पीढ़ी के पौधे का मूल्यांकन किया जाता है और वांछित लक्षण प्रदर्शित करने वाले पौधों का चयन किया जाता है। मतलब उनका फिर से सिलेक्शन किया जाता है और जो अच्छा लक्षण दे रहा है उनको, उन पौधों का चयन कर लिया जाता है। चयनित पौधों का चयनित पौधे होते हैं उनका सेल्फ पॉलिनेशन करा जाता है। इससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। देखिए एक पॉइंट समझिएगा, सबसे पहले जो पेरेंटल लाइन थी उसको सिलेक्ट किया गया, उसमें से जो अच्छे लक्षण वाले पौधे थे उनको सिलेक्ट किया गया, उसके बाद उनका क्रॉस कराया गया। उनको क्रॉस कराने के बाद जो पौधा प्राप्त हुआ उस पौधे की बुआई की गई और उससे जो उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे थे उनका आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, अभी तक देखिए F2 पीढ़ी तक बात पहुंची है यहाँ पर। उसके बाद अगला निरंतर चयन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो F2 पीढ़ी में लक्षणों में विविध होती है, विविधता होगी। इस पीढ़ी से भी वांछित लक्षण प्रदर्शित करने वाले पौधे का चयन किया जाता है और उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। यह प्रक्रिया कई F3 F4 इत्यादि तक जारी रहता है। मतलब फर्स्ट चौथे जनरेशन तक यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। अब जैसे दूसरी पीढ़ी में आ गया उसके बाद फिर उन सभी से सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका क्रॉस कराएंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर क्रॉस कराएंगे, ऐसे F4 पीढ़ी तक लेकर जाएंगे उसको। ठीक है, F3 से F4 पीढ़ी तक जारी रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं, वंशावली का रिकॉर्ड रखना। तो प्रत्येक पीढ़ी में किए गए संकरण और चयन का विस्तृत प्रणाली में रिकॉर्ड रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस रिकॉर्ड को वंशावली कहा जाता है, पेडिग्री कहा जाता है। वंशावली से यह पता चलता है कि किसी विशिष्ट पौधे की उत्पत्ति किन माता पिता से हुई है। किस्म का चयन और रिलीज, उसके बाद किस्म का चयन किया था और उसको रिलीज कर दिया जाता है। कई पीढ़ियों के चयन और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद एक आनुवंशिक रूप से अपेक्षाकृत समान आबादी प्राप्त हो जाती है। इस आबादी का मूल्यांकन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। यदि यह पॉपुलेशन या आबादी वांछित लक्षणों से लगातार प्रदर्शित करती रहती है, अच्छा लक्षण दिखाती है, तो इसमें एक नई किस्म के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता है और व्यापक खेती के लिए जारी कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, व्यापक खेती के लिए जारी कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मल्टी लाइन वैरायटी क्या है या बहुवंश क्रम प्रभेद क्या है। तो पौधों की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजी से बहुक्रम किस्म विषम युग्मजी बहुक्रम किस्म कहलाती है। ठीक है, मतलब पौधे की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजी या हेट्रोजेनियस से बहुक्रम किस्म कहलाती है। या बोल सकते हैं कि एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान होते हैं, जीन प्रारूप में भी समान होते हैं, परंतु उसमें प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित होते हैं, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, उसे मल्टीलाइन कहते हैं। मतलब कि 3 पौधे रहेंगे, उसमें से कोई कोई मान लीजिए टिक्का, जैसे मान लीजिए राइस की बात करें, ठीक है, तो कोई बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी हो जाएगा। ठीक है, कोई रस्ट के लिए हो जाएगा, कोई खैरा के लिए प्रतिरोधी हो जाएगा। मतलब जो तीनों हैं किसी न किसी के लिए क्या क्या रहेंगे, प्रतिरोधी रहेंगे। मतलब एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान होते हैं उनका लक्षण समान होगा, जीन प्रारूप में भी समान रहेंगे, जीन भी समान रहेगा, परंतु उनमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित होता है, तो उसे मल्टीलाइन वैरायटी बोलते हैं। मल्टीलाइन वैरायटी एक से अधिक बहुवंश क्रमों के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने किस्मों को कहते हैं। ठीक है, मल्टीलाइन वैरायटी क्या होता है, तो एक से अधिक बहुवंश क्रमों के या मल्टीलाइन के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने जो बीज होते हैं या मिलने के बाद जो सीड स्टोर होता है उसको बोलते हैं बहुवंश क्रम किस्म या मल्टीलाइन वैरायटी। तो गेहूं की मल्टीलाइन वैरायटी कौन कौन सी है, तो MLKS11, KML 7406, KSML3, ये सब गेहूं की मल्टीलाइन वैरायटी हैं। आगे स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए मल्टीलाइन विधि प्रथम बार जॉनसन ने 1952 में, जई में तथा बोरलोग 1958 में गेहूं में प्रयोग की थी। ठीक है, स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए मल्टीलाइन मेथड जो है इसका प्रथम बार जॉनसन ने 1952 में, जई में तथा बोरलोग ने 1958 में गेहूं में किया था। इसका उपयोग था इसका उद्देश्य मार्शल ने 1977 में इसके 3 उद्देश्य दिए। इसका पहला उद्देश्य दिया उन्होंने उपज को बढ़ाना, दूसरा स्थिरता को बढ़ाना, तीसरा कीटों तथा रोग जनकों में फसलों को होने वाली हानि को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए गेहूं की बात हम लोग कर रहे हैं, तो गेहूं में देखिए क्या होगा, एक मान लीजिए यक्स जीन, वाई जीन, जेड जीन। तो यक्स जीन जो रहेगा एक रोग के प्रतिरोधी रहेगा, दूसरा स्मट के, तीसरा लीफ स्पॉट। मतलब तीनों के पास किसी न किसी रोग की प्रतिरोधी क्षमता है, उसको बोलते हैं मल्टी लाइन वैरायटी। ठीक है, मल्टी लाइन बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न है पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार भी बताइए। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया क्वेश्चन, इसके प्रकार बताना है। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है? जब किसी पादप किस्म को या स्पीसीज को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसको बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन। मुंबई से कोई वैरायटी लाकर उत्तर प्रदेश में उगाएंगे पहली बार, जहाँ उत्तर प्रदेश में यह वैरायटी कभी नहीं उगाई रहेगी, तो इसको बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन, मतलब पादप को पुनः से स्थापित कर देना। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है, तो उसको पादप पुनर्स्थापन बोलते हैं। या किसी जीन प्रारूप को नए स्थानीय वातावरण में उगाने की प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन, द्वितीय पुनर्स्थापन। तो प्राथमिक पुनर्स्थापन वह होता है जब हम मुंबई से वैरायटी लाए कोई उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ का जो मुंबई की जलवायु है वह उत्तर प्रदेश की जलवायु के अनुकूल है, सॉरी उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वह मुंबई की जलवायु के अनुकूल है, तो इस वैरायटी को सीधे यहाँ की जलवायु में उगा देंगे, मतलब किसानों को वितरित कर देंगे कि आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं, तो इसको बोल देंगे प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन। लेकिन यह वैरायटी जो है यहाँ से लाएंगे यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश में इसके अनुरूप जलवायु नहीं रहेगी, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसकी स्थानीय किस्म से क्रॉस करें, पहले सिलेक्शन करेंगे इसका, फिर स्थानीय किस्म से क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद यह जो वैरायटी प्राप्त होगी इसको किसानों को बांटेंगे, तो उसको बोलते हैं द्वितीय पुनर्स्थापन। तो चलिए समझ में आ जाएगा अभी। जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होती है, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक पुनर्स्थापन। और जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त किस्म को किसानों को वितरित किया जाता है, ऐसे किस्म को जाता है द्वितीय पुनर्स्थापन। उम्मीद करते हैं जो मैंने 10 क्वेश्चन बताया आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को 40 लाइक कम से कम पहुंचाना है, 40 से ज़्यादा होना चाहिए पर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।